नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सबको में। हम लोग NIOS की माध्यमिक कक्षा यानी हाई स्कूल का अर्थशास्त्र विषय पढ़ रहे हैं। तो अर्थशास्त्र विषय के अंतर्गत हम लोगों ने जो मॉड्यूल है वस्तुओं और सेवाओं का वितरण, उसके अंतर्गत मांग और आपूर्ति के विषय में अभी तक पढ़ा है। आज हम लोग अध्याय 11 पढ़ेंगे, जिसका कि शीर्षक है कीमत और मात्रा का निर्धारण। तो इस अध्याय में हम जानेंगे कि किस प्रकार से किसी वस्तु की कीमत तय होती है और किस प्रकार से उसकी जो बेची जाने वाली मात्रा है वो निर्धारित होती है। ये दोनों चीजें बेसिकली जो मांग और आपूर्ति होती है किसी वस्तु की, उसके ऊपर डिपेंड करती हैं और मांग और आपूर्ति की शक्तियां ही मिलकर कीमत का निर्धारण करती हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ करने से पहले आप लोगों से फिर एक बार अनुरोध है कि हमारी इस वीडियो को और हमारे इस चैनल को अपने ऐसे मित्रों और ऐसे परिचितों के साथ जरूर शेयर करें जो कि किसी भी हिंदी बोर्ड से या NIOS से अर्थशास्त्र विषय पढ़ रहे हो। आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले है कीमत का अर्थ। तो कीमत क्या होती है? आप भी कभी बाजार जाते होंगे तो आप लोग जब कोई वस्तु खरीदते हैं तो उसके अगेंस्ट या उसके बदले में जो दुकानदार है वो आपको एक कीमत बताता है। वो कीमत हो सकता है उस वस्तु पर लिखी हुई हो, उसके पैकेट पर छपी हुई हो, तो वो उसकी कीमत कहलाती है। तो कीमत क्या होती है? कीमत मुद्रा की वह मात्रा होती है, मतलब पैसे की वो मात्रा है जो एक क्रेता यानी कि ग्राहक वस्तु या सेवा की एक इकाई के बदले में विक्रेता यानी दुकानदार को भुगतान करता है। तो वो पैसे की वो मात्रा है, वो क्वांटिटी है जो एक ग्राहक दुकानदार को भुगतान करता है एक वस्तु लेने के लिए, ठीक है, एक इकाई के बदले। तो उसको क्या कहते हैं? वस्तु या सेवा की कीमत कहते हैं। जैसे कोई क्रेता या कोई ग्राहक 1 लीटर पूर्ण मलाई युक्त दूध के लिए 36 रुपए का भुगतान करता है, मतलब वो फुल क्रीम दूध ले रहा है 36 रुपए में। 1 लीटर फुल क्रीम या पूर्ण मलाई युक्त दूध है, उसकी कीमत 36 रुपए प्रति लीटर हो गई। ये किस में होती है? ये प्रति लीटर में होगी, या प्रति जो भी आप वस्तु ले रहे हैं उसकी जो इकाई है नापने की, अगर वो हो सकता है किलोग्राम हो, लीटर हो, मीटर हो, तो वो प्रति मतलब एक यूनिट की ये जो कीमत, जो पैसा आप देंगे उसको उसकी कीमत कहते हैं। जैसे यहाँ उसने 1 लीटर दूध के लिए 36 रुपए दिए तो दूध की कीमत हो गई 36 रुपए प्रति लीटर। अब हम जानते हैं इसके बारे में और कुछ आगे पढ़ते हैं। तो अब होता क्या है, कोई भी जो दुकानदार होता है या कोई भी जो विक्रेता होता है वो अपने लाभ को अधिकतम करना चाहता है। वो चाहता है क्योंकि उसका मेन जो उद्देश्य होता है वो लाभ कमाना होता है। किसी भी व्यावसायिक संगठन का या किसी भी व्यक्ति का मेन उद्देश्य जो चीजें बेच रहा हो, तो लाभ होता क्या है? लाभ होता है कुल आगम में से अगर हम कुल लागत को घटा दें, मतलब हमने जो पैसा मिला है, जो पैसा हमने बाजार से जुटाया है सामान बेच के, उसमें से हमने जो पैसा खर्च किया है अगर हम उसको घटा देंगे, कुल आगम में से कुल लागत को घटा देंगे तो हमारा लाभ निकल आता है। जैसे आपने अगर कोई चीज 120 रुपए में कोई चीज बनाई है जिस पे कि आपको लागत पड़ी है 120 रुपए, उसमें आपने सारी लागतें मिला के, चाहे वो परिवर्ती लागत हो चाहे स्थिर लागत हो, कुल मिला के आपको एक इकाई 120 रुपए में आपको पड़ती है और आप अगर उसको 150 रुपए में बेच पा रहे हैं तो आपको लाभ हो रहा है कितने रुपए का? 30 रुपए का आप लाभ कमा रहे हैं, ठीक है। तो अब हर आदमी का उद्देश्य होता है कि वो लाभ को अधिक से अधिक करे, तो उसको उसी हिसाब से लाभ को देखते हुए ही कीमत को निर्धारित करना पड़ता है, या कीमत वो उस हिसाब से रखता है ताकि वो, और एटलीस्ट इतनी कीमत रखता है जिससे कि उसकी कुल लागत निकल जाए। मतलब अगर उसकी कुल लागत भी नहीं निकल पा रही है, अगर वो 120 रुपए भी अगर नहीं कमा पाएगा एक चीज में, अगर वो उस चीज को 120 रुपए की बनाई हुई चीज को केवल 100 रुपए में बेच देगा तो उसको नुकसान हो जाएगा। उसको कितने रुपए का नुकसान हो जाएगा? उसको 20 रुपए का नुकसान हो जाएगा। तो उसको कीमत इस प्रकार से रखनी पड़ेगी ताकि वो जो कुल लागत उसके द्वारा लगाई गई है सामान को बनाने में, उसको वसूल कर पाए। इसके पश्चात है बाजार कीमत। और तो वस्तु की बाजार कीमत क्या होती है? वस्तु की बाजार कीमत वह कीमत है जिस पर उसे बाजार में बेचा जाता है। जिस कीमत पर उसको बाजार में बेचते हैं उसको बोलते हैं बाजार कीमत। अब कीमत को, जब कीमत निर्धारित करता है कोई दुकानदार या कोई विक्रेता, तो उसको निश्चित करने में कुछ महत्वपूर्ण कारक जो किसी विक्रेता के निर्णय पर प्रभाव डालते हैं वो हैं, पहला है उत्पादन की लागत। जैसे मैंने आपको बताया कि लाभ कैसे निकलता है? आगम में से लागत को घटा के। तो उत्पादन की लागत को देख के तय करता है जो दुकानदार है, जो विक्रेता है, कि उसको कितनी उसकी कीमत रखनी पड़ेगी। अगर उसकी लागत 100 रुपए है किसी वस्तु को बनाने की, तो वो उसको 100 रुपए से कम में नहीं बेचेगा किसी भी हालत में, ठीक है।
क्योंकि और हो सकता है कुछ कंडीशन में बेच दे लेकिन वहाँ उसको हानि का सामना करना पड़ेगा। ऐसी कंडीशंस बहुत कम आएंगी और ऐसी कंडीशन अगर करेगा तो ज़्यादा दिन तक दुकानदारी चला नहीं पाएगा। ठीक है, उसको उत्पादन की लागत का ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये कारक हो गया जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि जो विक्रेता है उसके निर्णय पर प्रभाव डालेगा। इसके पश्चात है अन्य विक्रेताओं द्वारा निश्चित की गई कीमत। अब मान लीजिए कोई एक एक्स दुकानदार है, वो एक सामान बेच रहा है और वही सामान कोई एक वाई दुकानदार भी बेच रहा है। तो जो एक्स दुकानदार है वो ये निश्चित करेगा कि जो उसका सामान है उसके सामान की कीमत वाई से बहुत ज़्यादा ना हो। अगर उसकी कीमत एक्स वाले की जो एक्स जो सामान बेच रहा है उसकी कीमत अगर वाई जो वही सामान बेच रहा है उसकी कीमत से बहुत ज़्यादा होगी तो वो उसकी जो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा नहीं बेच पाएगा उसके पास, क्योंकि सेम अगर मटेरियल है जो चीज़ जो सेम वस्तु अगर बेच रहा है दोनों एक्स और वाई, तो एक्स अगर ज़्यादा कीमत पे बेच रहा है तो लोग उससे कम खरीदेंगे, अधिक से अधिक लोग वाई से खरीदेंगे। तो इसलिए अन्य विक्रेताओं द्वारा निश्चित की गई कीमत भी विक्रेता को ध्यान में रखनी पड़ती है। इसके पश्चात है विभिन्न कीमतों पर वस्तु की संभावित बिक्री। ये भी एक फैक्टर है जो कि उसको ध्यान में रखना पड़ता है, उसको देखना पड़ता है कि कितने रुपए वो कीमत, अगर कोई चीज़ की कीमत अगर वो 10 रुपये रखता है तो वो कितनी सामान बेच पाएगा या कितनी चीज़ें बिक पाएंगी, उसकी कितनी वस्तुओं की बिक्री कर पाएगा। अगर वही वो उस वस्तु की कीमत थोड़ी कम करके 9.5 कर दे तो कितनी बेच पाएगा, और अगर वो कहीं उस थोड़ा सा बढ़ा दे 11 कर दे तो कितनी बेच पाएगा। तो उसको इन सारी संभावनाओं को भी देखना पड़ता है कि विभिन्न कीमतों पर वस्तु की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, अब आइए आगे चलते हैं। तो अब है कीमत का अर्थ और कीमत का निर्धारण। तो कीमत का अर्थ क्या होता है ये तो हम देख चुके हैं। तो अब होता क्या है, जो दुकानदार होता है जो बेचने वाला है उसका तो उद्देश्य रहता है क्या कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाए। तो वो क्या करेगा, वो अधिक से अधिक कीमत में वस्तु को बेचने की कोशिश करेगा। जबकि जो क्रेता होता है, ये जो ग्राहक होता है, उसका उद्देश्य होता है कि वो कम से कम खर्च करके अधिक से अधिक संतुष्टि प्राप्त कर ले। तो वो क्या चाहेगा कि कीमत कम से कम हो, जबकि जो जो विक्रेता है वो चाहेगा ज़्यादा से ज़्यादा रखे ताकि उसकी अधिक से अधिक लाभ को कमा पाए। तो क्रेता का उद्देश्य होता है कम से कम खर्च पर कर अधिक से अधिक संतुष्टि प्राप्त करना, जबकि विक्रेता का उद्देश्य क्या होता है, अधिकतम लाभ कमाना। उसका उद्देश्य होता है अधिकतम लाभ कमाना। जब ये दोनों चीज़ें, जब जितना चीज़ एक विक्रेता बेचना चाह रहा है और जितना एक क्रेता खरीदना चाह रहा है, अगर वो दोनों मात्राएं मिल जाती हैं, मतलब वस्तु की मांग की मात्रा, मांग कौन करता है, क्रेता करता है, तो क्रेता द्वारा मांगी गई मात्रा और विक्रेता द्वारा आपूर्ति की मात्रा अगर बराबर हो जाए तो उसको बोलते हैं वस्तु की संतुलन कीमत। ठीक है, अभी हम एक सारणी देखेंगे उसमें आपको थोड़ा और क्लियर हो। तो उसको बोलते हैं संतुलन कीमत। संतुलन कीमत वो कीमत होती है जिस कीमत पर की मांग की गई मात्रा, मांगी गई मात्रा और आपूर्ति की मात्रा दोनों बराबर हो जाती हैं। ये आपको याद रखना है। इसके पश्चात है वस्तु की कीमत बाजार में मांग और आपूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है। अब ये मांग और आपूर्ति की शक्तियाँ क्या होती हैं ये आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। मांग और आपूर्ति की शक्तियाँ कोई आपको दिखाई नहीं देंगी कि मांग की शक्ति दिखाई दे रही है या आपूर्ति की शक्ति दिखाई दे रही है। ये आप जब उसके आंकड़े देखेंगे, जब टेबल्स को देखेंगे, जब चीज़ों को आप देखेंगे कि कितने रुपए पे कितनी चीज़ की डिमांड हो रही है, तब आपको ज्ञात होगा कि मांग और आपूर्ति की शक्तियाँ किस प्रकार से काम करती हैं और किस प्रकार से वस्तु की कीमत को निर्धारित करती हैं। ठीक है, अभी हम धीरे धीरे जब पढ़ेंगे, जो आपने मांग और आपूर्ति के जो नियम पढ़े थे वो बहुत आगे जाके काम आने वाले हैं। आपको वो जो कंसेप्ट्स हैं वो ध्यान में रखने चाहिए कि मांग का नियम क्या होता है और आपूर्ति का नियम क्या हो। मांग का नियम बताता है कि वस्तु की कीमत में और जो वस्तु की मांगी गई मात्रा होती है उन दोनों के अंतर एक विपरीत संबंध होता है। मतलब अगर कीमत बढ़ेगी तो जो मांगी गई है मात्रा वो कम होगी, और अगर कीमत कम होगी तो मांगी गई मात्रा अधिक होगी। जबकि जो आपूर्ति का नियम था वो क्या बताता था कि अगर वस्तु की कीमत ज़्यादा होगी तो जो आपूर्ति की मात्रा है वो ज़्यादा होगी, और अगर वस्तु की कीमत कम होगी तो आपूर्ति की मात्रा भी कम होगी। तो यहाँ प्रत्यक्ष संबंध है और वहाँ मांग के नियम में विपरीत संबंध था, दोनों उल्टे थे। जैसे हमने अभी पढ़ा कि जो कीमत होती है वस्तु की वो कौन निर्धारित करता है, मांग और आपूर्ति की शक्तियाँ करती हैं, लेकिन सारी वस्तुओं की कीमत नहीं करती हैं ये चीज़ें। मांग और
जो आपूर्ति की शक्तियाँ हैं, कुछ वस्तुओं की कीमत, जो वस्तुएं बहुत ज़रूरी होती हैं, जो ऐसा लगता है सरकार की कि बहुत एसेंशियल हैं, तो उनको सरकार रेगुलेट करती है, उनको सरकार कंट्रोल करती है, उनको सरकार ही बताती है कि कितनी कीमत होगी। तो उसकी जो कीमत है वो सरकार द्वारा निश्चित की जाती है, जिससे क्या हो, जिससे उपभोक्ताओं और उत्पादकों के हितों की रक्षा की जा सके। मतलब बहुत ज़्यादा कीमत भी नहीं होने देंगे ताकि उपभोक्ता ऐसा ना हो कि कोई खरीदे ना पाए, और बहुत कम भी कीमत नहीं होने देंगे ताकि जो उत्पादक हैं उनको नुकसान होने लग जाए। अभी आप लोग जो सुन रहे होंगे मिनिमम सेलिंग प्राइस जो MSP इसको बोलते हैं, जो हम किसानों को अभी बात चल रही है कितना देना चाहिए, तो वो क्योंकि किसान उत्पादक होते हैं तो उनके लिए हित के लिए एक न्यूनतम समर्थन मूल्य एक तय करती है सरकार, जिसको कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस बोलते हैं MSP। वो किसानों यानी कि उत्पादकों के हितों में होता है कि गेहूं का रेट इससे कम कोई नहीं लेगा, तो वो उत्पादकों के हितों के लिए है, ऐसे उपभोक्ताओं के हितों के लिए होता है। कुछ चीज़ों के दाम को सरकार नियंत्रित कर देती है कि इससे ज़्यादा कोई पैसा नहीं लेगा। जैसे अभी आजकल कोरोना के टेस्ट की कीमत भी सरकार ने तय कर रखी है, जैसे मेरे राज्य में उसकी कीमत 2500 रुपये है, तो 2500 रुपये से ज़्यादा कोई भी किसी उपभोक्ता से चार्ज नहीं करेगा कोरोना के टेस्ट के लिए, क्योंकि हो सकता है कोरोना के टेस्ट के लिए कई जो प्राइवेट लैब है वो 2500 से बहुत ज़्यादा लेने लगती, तो सरकार ने उसको निश्चित कर दिया, सरकार ने उसको नियंत्रित कर दिया। आइए अब हम जानते हैं कि संतुलन कीमत का क्या अर्थ होता है। अभी हमने पढ़ा तो था कि संतुलन कीमत क्या होती है। संतुलन कीमत वो कीमत होती है जिसपे की मांगी गई मात्रा और आपूर्ति की मात्रा, मतलब मांगता कौन है, उपभोक्ता द्वारा मांगी गई मात्रा, और उत्पादक द्वारा आपूर्ति की जो मात्रा है वो दोनों एक हो जाती हैं, उसको बोलते हैं संतुलन कीमत। संतुलन वह स्थिति है जहां संतुलन को निर्धारित करने वाली शक्तियां संतुलन में हो। अब संतुलन को कौन निर्धारित करती है इस केस में, कीमत के केस में? मांग और आपूर्ति। तो मांग और आपूर्ति की शक्तियां अगर संतुलन में होंगी तो वहां पे उसको हम बोलेंगे संतुलन कीमत। ठीक है, तो जिस कीमत पर किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा तो किसके बराबर हो जाती है, उसकी आपूर्ति की मात्रा के, तो उसे संतुलन कीमत कहते हैं। उसको इक्विलिब्रियम बोलते हैं, इसको इक्विलिब्रियम प्राइस कहा जाता है। तो संतुलन कीमत पर वस्तु की मांगी गई मात्रा उसकी आपूर्ति की मात्रा के बराबर होती है। वस्तु की यह मात्रा संतुलन की मात्रा कहलाती है। पहले तो निकाल लिया हमने संतुलन कीमत क्या होती है। अब संतुलन कीमत पे जो मात्रा दोनों बराबर हो गई थी उस मात्रा को बोलते हैं संतुलन मात्रा। ये वो मात्रा है जो कि दोनों बराबर होती है, इसमें मांग की मात्रा भी बराबर है और आपूर्ति की मात्रा भी बराबर है। तो संतुलन कीमत का निर्धारण कैसे होता है? व्यवहारिक जीवन में जिस कीमत पर एक विक्रेता किसी वस्तु को बेचना चाहता है उसकी आपूर्ति की मात्रा उसकी मांग की मात्रा से अधिक या कम हो सकती है। मान लीजिए मेरा कुछ एक सामान है या कोई एक चीज़ है जो कि मैं बेचना चाह रहा हूँ। मैं कोई भी एक मान लीजिए कुछ, जैसे कोई उदाहरण हम लेते हैं कि हम कोई खिलौने हम लोग बनाते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी खिलौने को किसी एक कीमत पर बेचना चाहता हूँ कि मान लीजिए मैं 200 रुपये में बेचना चाहता हूँ खिलौने को। अब लेकिन क्या है हो सकता है कि जो मैं अगर 200 रुपये पे उसको बेचना चाह रहा हूँ और जो उसकी आपूर्ति कर रहा हूँ बाजार में, तो हो सकता है उसकी जो मांग हो उस खिलौने की वो बाजार में कम हो। मैं तो 200 रुपये पे 400 खिलौने बेचना चाह रहा हूँ, लेकिन बाजार में 400 की मांग ही नहीं है। बाजार में 200 रुपये पे केवल 200 खिलौने लेने को तैयार हैं लोग। तो और ऐसा भी हो सकता है कि 200 रुपये पे 600 खिलौने लेने को तैयार हों। तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं, मांग की मात्रा अधिक भी हो सकती है या कम भी हो सकती है। इसलिए ये कीमत वस्तु की संतुलन कीमत नहीं होगी। तो जो मैंने 200 रुपये सोचा है, 200 रुपये में 400 खिलौने बेचने की जो मैं सोच रहा हूँ वो संतुलन कीमत नहीं होगी। होता क्या है, संतुलन कीमत कैसे निकलेगी फिर अगर ये कीमत संतुलन कीमत नहीं है? तो ये एक उदाहरण के साथ समझाया है आपकी किताब में, इसको पढ़ते हैं। तो जैसे मान लीजिए टमाटर की बात कर रहे हैं। अब टमाटर की कीमत ले रखी है प्रति किलो में, मांग की मात्रा ले रखी है प्रतिदिन में और आपूर्ति की मात्रा ले रखी है प्रतिदिन में। तो टमाटर की कीमत जब 20 रुपये प्रति किलो है तो कितनी मांग है? 100 किलो मांग है, मतलब 100 किलो जो टमाटर हैं वो लोग लेना चाहते हैं। लेकिन जो दुकानदार हैं या जो बेचने वाले हैं, जो किसान हैं, वो 300 किलो बेचना चाहते हैं, वो 300 किलो सप्लाई कर दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या है, ये दोनों बराबर नहीं है। यहाँ जो मांगी गई मात्रा है और आपूर्ति की मात्रा बराबर नहीं है। मतलब 20 रुपये पे क्या होगा, केवल 100 किलो ही टमाटर बिक पाएगा, बाकी का 200 किलो नहीं बिकेगा। इसी प्रकार से 18 रुपये पे क्या हुआ है,
18 रुपये पे आपने देखा कि मांग की मात्रा हो गई 150 रुपये, 150 किलोग्राम, जबकि जो आपूर्ति है वो 250 हो गई। अब आपूर्ति कम हो गई। आपूर्ति कम क्यों हो गई? आपको पता है आपूर्ति का नियम क्या कहता है कि जैसे जैसे कीमत कम होगी आपूर्ति कम होती जाएगी। आप देख रहे होंगे आपूर्ति कम हो रही है और मांग का जो नियम होता है बिल्कुल उल्टा होता है। उन दोनों में मात्रा और कीमत में विपरीत संबंध होता है। तो जैसे जैसे कीमत कम होगी वैसे वैसे इसकी जो मांग है वो बढ़ती जाएगी। तो 18 रुपये पे 150 किलो की मांग है और जो आपूर्ति है वो 250 किलो की है। और सबसे लास्ट में अगर हम चलें तो 12 रुपये प्रति किलो अगर दाम हो जाता है तो मांग बिल्कुल बढ़ के 300 किलो की हो गई है और जो आपूर्ति है, जो किसान है वो इतना कम रेट पे बेचना नहीं चाह रहे हैं, तो उन्होंने आपूर्ति कितनी कर दी है? 100 किलो कर दी है। तो ये जो दोनों जो कॉम्बिनेशन है ये भी एक असंतुलन दिखा रहे हैं कि जो आपूर्ति की मात्रा है वो मांग की मात्रा से इस केस में कम है और यहाँ ऊपर के केस में ये दोनों केसों में क्या है, यहाँ पर आपूर्ति की मात्रा जो मांग की मात्रा है उससे अधिक है। क्यों अधिक है? क्योंकि दाम अधिक है, कीमत अधिक है। तो इसलिए यहाँ पर जो बैलेंस की जो स्थिति है वो बीच वाली है, जिसमें कि 16 रुपये प्रति किलो अगर दाम होता है तो मांग की मात्रा भी 200 किलो है और आपूर्ति की मात्रा भी 200 किलो है। ये एक संतुलन की स्थिति है। इसको ही संतुलन कीमत बोलते हैं। जो 16 रुपये जो है प्रति किलो है ये संतुलन कीमत हो गई और 200 किलो क्या हो गई? मात्रा हो गई। क्या? संतुलन मात्रा हो गई। तो इस प्रकार से कीमत और मात्रा निकल जाती है। ठीक है, इसको बोलते हैं संतुलन कीमत और संतुलन मात्रा। तो अब संतुलन कीमत और संतुलन मात्रा ये तो आपने समझी सारणी के माध्यम से। अब मैं आपको जो मांग का नियम था और आपूर्ति का नियम था उसके माध्यम से भी समझाता हूँ। ठीक है, मैं उसी चीज को जो अभी आपने पढ़ा, जो टमाटर का एग्जाम्पल देखा, उसको ही मांग और जो दूसरा वक्र होता है कौन सा? आपूर्ति वक्र, वो दोनों बना के फिर आपको दिखाता हूँ कि किस प्रकार से उसमें आप दिखा सकते हैं कि कहाँ पर संतुलन बिंदु आता है या संतुलन कीमत कहाँ प्राप्त होती है। इसमें 5 क्वांटिटीज दी हुई हैं, 1 से लेकर 5 आंकड़े दिए हुए हैं। एक तरफ तो हमने दिखा दी मात्रा जो कि किलोग्राम में है और एक तरफ दिखा दी कीमत जो कि रुपए में है। 12 रुपये प्रति किलो, 14, 16, 18 और 20। इसी प्रकार से 100, 150, 200 और 250 और 300। फिर इसमें वही कर लेंगे हम जो दी गई। सबसे पहले मैं इसमें आपूर्ति का वक्र बना रहा हूँ, आप चाहें तो मांग का वक्र भी बना सकते हैं। 12 रुपये पे 100 किलो की आपूर्ति है जो कि आप अपनी सारणी में देख सकते हैं अगर आपके पास सारणी अगर किताब में मौजूद हो इस समय। वहीं 14 रुपये पे 150 किलोग्राम बेचना चाह रहे हैं उत्पादक जो है और 16 रुपये पे 200 किलोग्राम बेचना चाह रहे हैं, वो मैंने पॉइंट आउट कर लिया है। इसी प्रकार से 18 रुपये पे और 20 रुपये पे भी हम निशान लगा लेंगे और इस प्रकार से जो 5 हमको बिंदु मिलेंगे वो 5 बिंदु क्या होंगे? वो 5 बिंदु अलग अलग मांगों को, अलग अलग आपूर्ति को दिखाएंगे। अभी हम पहले आपूर्ति वक्र बना रहे हैं, मैं गलत बोल रहा था। तो आपूर्ति वक्र में हमको ये 5 बिंदु मिल जाएंगे और इन 5 बिंदु को अगर हम मिला देंगे तो इस प्रकार से हमको आपूर्ति वक्र मिल जाएगा। तो ये तो हमारा हो गया आपूर्ति वक्र। ठीक है, अब इसी प्रकार से जो अलग अलग 5 अलग अलग जो सिनेरियो दिए हुए हैं ये तो आपूर्ति वक्र हो गया। अब अलग अलग 5 सिनेरियो दिए हुए हैं, 5 कंडीशंस दी हुई हैं जिसमें कि इन्हीं रेट्स पर मतलब 20, 18, 16, 14, 12 पे अलग अलग मांग की मात्राएं। सबसे पहली जो मैंने मात्रा लगाई वो 20 रुपये प्रति किलो पर केवल 100 किलो मांग है, 18 रुपये प्रति किलो पे 150 है, 16 पे 200 है और 14 पे 250 है और 12 पे 300 है। इन सबको भी मैंने मार्क कर लिया। तो इस प्रकार से 5 बिंदु मुझे और मिल गए। ये जो 5 बिंदु हैं ये मांग को दर्शाते हैं, अलग अलग कीमत पर अलग अलग मांग को दर्शाते हैं। इस प्रकार से मैंने एक वक्र और खींच लिया, लाल रंग की लाइन खींची है, ये हो गया मांग वक्र। तो जहां जिस बिंदु पर ये दोनों मिल रहे हैं ये बिंदु कहलाता है संतुलन कीमत या संतुलन मात्रा। इस बिंदु पर हमको संतुलन कीमत या संतुलन मात्रा मिल जाती है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। ये जहां ये जो आपूर्ति वक्र है, ये आपूर्ति वक्र और मांग वक्र, ये जहां जिस बिंदु पर मिल रहे हैं वहां पर हमें संतुलन प्राप्त होता है। ये आपकी किताब में नहीं दिखा रखा है लेकिन आपको समझने के लिए मैंने समझाया है। तो अब क्या हमें पढ़ना है? असंतुलन की स्थितियां क्या होती हैं और संतुलन स्थिति का समायोजन कैसे होता है। तो होता ये है, जब हमने पढ़ा था, जब भी मैंने आपको समझाया था कि 20 रुपये प्रति किलो अगर रेट है तो जो किसान हैं या जो उत्पादक हैं वो तो चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा माल बेच लें, तो वो आपूर्ति ज़्यादा से ज़्यादा कर देंगे बाजार में, 300 किलो तक आपूर्ति करने लगेंगे। लेकिन मांग है कितनी? 100 किलो।
तो यहाँ क्या है, यहाँ बैलेंस नहीं है, यहाँ संतुलन नहीं है, यहाँ मांग कम है और जो आपूर्ति है वो ज़्यादा है। ठीक है, तो और इसी प्रकार से जो 12 रुपए वाला केस है वहाँ क्या है, 300 की मांग है, 300 किलो की मांग है, क्योंकि प्राइस बहुत कम हो गया है, कीमत बहुत कम हो गई है, तो कीमत कम हो गई है तो मांग के नियम के हिसाब से मांग बढ़ जाएगी। तो इस स्थिति में क्या है, मांग आपूर्ति से ज़्यादा हो गई है। तो जब मांग आपूर्ति से ज़्यादा हो जाएगी तो उस केस में बोलेंगे अधिक की मांग, मतलब इस समय मांग अधिक है। ठीक है, अधिक की मांग का ये केस हो गया। ऐसे ही जब ये 14 रुपये वाली बात हम करें तो उस समय जो मांग है वो 250 किलो है, जबकि जो आपूर्ति है वो 150 किलो है। तो ये कंडीशन भी अधिक की मांग को ही दिखा रही है, दोनों कंडीशन अधिक की मांग को दिखाती हैं। और इसी प्रकार से जहां आपूर्ति का आधिक्य है वहां आपूर्ति आधिक्य दिखाया गया है, मतलब यहाँ 20 रुपये के रेट पर 300 किलो का आपूर्ति लोग करने को तैयार हैं, लेकिन लोग खरीदने को कितना तैयार हैं, केवल 100 किलो। ठीक है, तो यहाँ क्या है, आपूर्ति आधिक्य है। इसी प्रकार से जो दूसरी स्थिति है, जब 18 रुपये प्रति किलो दाम है तब भी आपूर्ति आधिक्य है, क्योंकि आपूर्ति है 250 किलो जबकि मांग है केवल 150 किलो। ठीक है, तो होता क्या है, बहुत देर तक ये असंतुलन की स्थिति रहती नहीं है, आखिरी में एक संतुलन प्राप्त हो जाता है, जबकि दोनों साइड को पता चल जाता है कि मांग एक्चुअल कितने है और कितना एक्चुअल आपूर्ति होनी है। ठीक है, तो एक कुल मिला के ये जो बैलेंस, जो इम्बैलेंस रहता है, जो असंतुलन रहता है, कुछ देर तक रहता है। जैसे जैसे आपको लगेगा, जब जब 20 रुपये की कीमत है, जब उसका माल बिक नहीं पाएगा, 300 किलो उसने आपूर्ति कर दी, तो उसको पता है कि मांग कम है, तो मांग कम करने के लिए, मांग को ठीक करने के लिए वो क्या करेंगे, रेट कम होगा। इसलिए रेट कम होगा तो धीरे धीरे मांग बढ़ने लगेगी और फिर रेट कम होते होते 16 तक पहुंचेगा, जो कि एक संतुलन बिंदु प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर रेट बहुत कम हो जाएगा तो ये केस हो जाएगा आधिक्य मांग का, मांग बहुत ज़्यादा हो जाएगी, उतना वो लोग देने को तैयार नहीं होंगे, क्योंकि वो केवल 100 ही देने को तैयार हैं इस रेट पर। तो ये क्या होगा, यहाँ पर रेट बढ़ना शुरू हो जाएगा, रेट बढ़ना शुरू हो जाएगा। पहले 12 होगा, फिर 14 होगा, 14 पे भी वो देखेंगे कि अभी भी बैलेंस नहीं हुआ है, तो फिर रेट थोड़ा सा और बढ़ेगा और 16 पे आके एक संतुलन की स्थिति हमको प्राप्त होगी और 16 रुपये प्रति किलो कीमत तय हो जाएगी, जिसको कि संतुलन कीमत कहेंगे, और 200 किलो जो होगी वो संतुलन मात्रक है। तो ये तो था, हमने अभी पढ़ा कि किस प्रकार से ये एक संतुलन की स्थिति प्राप्त होती है। ठीक है, संतुलन की स्थिति का समायोजन किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो ये एक कंडीशन होती है मार्केट में। और इस सब चीज़ों में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हम केवल और केवल एक ही कारक को चेंज कर रहे हैं, वो है वस्तु की कीमत। बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी, बाकी चीज़ों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो बाकी कारक होते हैं जिससे कि कीमतें चेंज हो जाती हैं, जैसे स्थानापन्न वस्तुएं और भी कई सारे हमने कारक पढ़े थे, वो सारे कारक इसमें कांस्टेंट रहेंगे, उनमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, केवल और केवल एक चीज चेंज हो रही है, वस्तु की कीमत। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं मांग में परिवर्तन का संतुलन कीमत और मात्रा पर प्रभाव। अगर मांग में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है, मांग चेंज हो जाती है, तो संतुलन कीमत पर क्या फर्क पड़ता है और संतुलन मात्रा है उस पर क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो जब अगर मैंने इसको पहले कर्व में समझाना चाहा है आपको, जो मांग वक्र और आपूर्ति वक्र होता है उसके हिसाब से, अगर मांग बढ़ती है, मांग के बढ़ने का मतलब है जो मांग वक्र है ये ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगा, और मांग कम होती है तो उसका मतलब हो जाएगा ये नीचे की ओर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे अभी ये क्या हुआ, मांग बढ़ गई, तो मांग बढ़ गई तो ये यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ चला गया। ठीक है, जो ये मांग वक्र था ये यहाँ चला गया। क्या मांग बढ़ने का मतलब है कि हर एक कीमत पर, जैसे 150 रुपये है, मान लीजिए 150 रुपये कह रहा हूँ, 18 रुपये अगर मात्रा है, अगर दाम है, तो इस समय है कितनी मात्रा मांगी गई है, 150। ठीक है, लेकिन जब ये मांग बढ़ गई तो 18 रुपये पे कितनी मांगी जा रही है, 250। ठीक है, तो इतना फर्क। ठीक है, समझ गए होगे आप। तो ये मांग बढ़ रही है। इसी प्रकार से अगर मांग कम हो जाए, ठीक है, तो अब 18 रुपये पे अब और कम मांगी जाएगी, मतलब हो सकता है वो 50 या 40 आए। ठीक है ना, या फिर आप 16 रुपये वाले एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। 16 रुपये पे पहले मांगी जा रही है 200 की सामान, अब अगर मांग कम हो जा रही है तो हो जा रहा है कितना, 100। ठीक है ना, तो इस केस में क्या होगा, अगर आपूर्ति कांस्टेंट रहे तो जो संतुलन कीमत है वो भी शिफ्ट हो जाएगी, जो संतुलन पॉइंट मिला था हमको वो शिफ्ट हो जाएगा। अगर मांग बढ़ रही है तो शिफ्ट होके ऊपर चला जाएगा इस जगह पे, और क्या हो जाएगा,
नई जो संतुलन कीमत है वो 18 रुपये हो जाएगी। इसका मतलब संतुलन कीमत बढ़ जाएगी। अगर मांग बढ़ रही है तो संतुलन कीमत बढ़ रही है और साथ साथ संतुलन की मात्रा भी बढ़ रही है। कैसे बढ़ रही है? इस समय मात्रा थी संतुलन की 200, मतलब इस लाइन के कोरस्पॉन्डिंग आपको जो दिख रही होगी मात्रा, वो दिख रही है 200, मतलब 16 रुपए के रेट पे 200 मात्रा दिख रही है। अगर ये लाइन शिफ्ट हो गई, ये ऊपर पहुंच गई, तो अब कितना हो गया? 18 रुपये हो गया दाम। और 18 रुपये पे कितनी सामान बिक जा रही है आपकी? 250 रुपये, 250 किलो, सॉरी मैं रुपये और किलो में थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। तो 18 रुपये पे आपको 250 किलो बेच पा रहे हैं आप। तो ये मिल गई नई मात्रा, नई संतुलन मात्रा भी ज्यादा हो गई और संतुलन कीमत भी ज्यादा है पहले से। जबकि दूसरे केस में अगर मांग कम होती है तो संतुलन कीमत भी कम होगी और जो संतुलन मात्रा है वो भी कम होगी। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। तो मांग में वृद्धि से उसकी संतुलन कीमत तथा मांग की मात्रा व आपूर्ति की मात्रा में वृद्धि आएगी। दूसरी ओर यदि किसी वस्तु की मांग घट जाती है और आपूर्ति पूर्ववत रहती है तो इससे वस्तु की संतुलन कीमत, मांग की मात्रा और आपूर्ति की मात्रा में भी कमी आएगी। बहुत इजी है, अगर आप ग्राफ से समझेंगे तो बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि क्या हो रहा है। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप मुझसे दोबारा से पूछ सकते हैं। ठीक है, अब आपूर्ति में परिवर्तन का संतुलन कीमत पर, अब अभी हमने चलाया था मांग को, जो मांग का जो वक्र था इसको ऊपर नीचे किया था। अब हम करेंगे आपूर्ति को। ठीक है ना, आपूर्ति को कम बढ़ती करने के लिए क्या करना होगा? अगर आपूर्ति बढ़ेगी, ठीक है ना, आपूर्ति अगर बढ़ती है तो इसका मतलब क्या है कि जो माल है वो ज्यादा बिकेगा पहले की अपेक्षा, तो आपका जो कर्व है वो इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ये वक्र दिखा रहा है, ये जो ये पुराना हमारा कर्व है जो कि हमको 16 और 200 पे मिला था। ठीक है, याद होगा आपको, इस पे हमने निकाला था इसको। और ये जो नया मिला है ये दिखा रहा है कि आपूर्ति बढ़ गई है, बल्कि जो ये वाला ग्राफ है ये दिखा रहा है कि आपूर्ति कम हो गई है। आप कैसे पता लगा सकते हैं? जैसे आप मान लीजिए 14 पे मैं देखता हूँ, 14 रुपये पे यहाँ पे आपूर्ति है 150 रुपये की, ये पॉइंट मिल रहा है हमको, और यहाँ हो जा रही कितना? 200 किलो की। ठीक है, तो क्या है? आपूर्ति बढ़ गई है, आप समझ पा रहे होंगे। और यहाँ मिल जा रही है कितनी? 100, तो यहाँ आपूर्ति कम हो गई है। तो अगर मतलब इससे आपको देखा कि आपने कि कर्व को ऊपर नीचे करेंगे तो आपूर्ति को हम घटाव या बढ़ाव उसमें देख सकते हैं। तो अब इसका संतुलन कीमत पे क्या प्रभाव पड़ेगा? यहाँ पर मांग कांस्टेंट रहेगी, ये कहीं नहीं हिलेगा। ठीक है, ये वाला वक्र कहीं नहीं हिलने वाला है। ये बिंदु था पहले संतुलन बिंदु। ठीक है, अब जब ये मांग जब ये आपूर्ति शिफ्ट हुई तो नया संतुलन बिंदु कहाँ मिल गया? इस पॉइंट पे मिल गया, जहां पर की हो सकता है 250 मात्रा हो और 15 रुपये उसकी कीमत हो। ठीक है, इसी प्रकार से जब आपूर्ति कम हो जा रही है, ठीक है, यहाँ क्या हुआ है? यहाँ पहले 16 रुपये कीमत थी तो अब हो गई 15 रुपये। तो आपूर्ति बढ़ेगी तो जो कीमत है, सप्लाई जो कीमत, संतुलन कीमत आ रही थी वो कम हो जा रही है, लेकिन जो मात्रा है वो बढ़ जा रही है। ठीक है, जो संतुलन मात्रा है वो बढ़ जा रही है। ठीक है, और इस केस में क्या होगा? इस केस में नई संतुलन कीमत ये आ जाएगी जब आपूर्ति कम हो रही है। तो क्या हो रहा है? ये जो नया रेट है ये हो सकता है 17 रुपये हो, 16 और 18 के बीच में है। इसी प्रकार से जो आपूर्ति है वो कितनी हो जाएगी? 250 करीब। ठीक है, तो क्या हो रहा है? आपूर्ति कम हो जा रही है, मतलब जो मात्रा है वो कम हो जा रही है, संतुलन मात्रा कम हो जा रही है, संतुलन कीमत बढ़ जा रही है, संतुलन कीमत बढ़ रही है और आपूर्ति मात्रा कम हो रही है। तो जब किसी वस्तु की आपूर्ति की मात्रा में वृद्धि होती है और इसकी मांग पूर्ववत रहती है तो संतुलन कीमत घट जाएगी, किंतु संतुलन मांग व आपूर्ति की मात्रा बढ़ जाएगी। ठीक है, ये हमने देख लिया, संतुलन कीमत घट रही थी लेकिन आपूर्ति की मात्रा बढ़ रही थी। आप बिल्कुल स्पष्ट देख सकते हैं ग्राफ में क्या हो रहा है, इससे आपको आसानी रहेगी। और इसके उल्टा जब आपूर्ति घट रही थी, आपूर्ति की मात्रा घट रही है तो मांग पूर्ववत रहती है तो उसका संतुलन कीमत बढ़ जा रही थी, किंतु संतुलन मांग व आपूर्ति की मात्रा घट जा रही। तो इस प्रकार से हमने ये चैप्टर आज पूरा पढ़ लिया। ये पूरा का पूरा अध्याय एक ही वीडियो में खत्म हो गया, इसलिए थोड़ा सा लंबा ये वीडियो बन गया है। आप लोगों को हो सकता है ये पहली बार देखने में समझ में ना आए, तो आप इसको वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिए, और फिर भी समझ में नहीं आता तो आप मुझे कमेंट्स करके बोलिए, मैं आपको अलग से एक वीडियो के माध्यम से फिर समझाऊंगा कि किस प्रकार से जो संतुलन कीमत है उस पर प्रभाव पड़ता है, संतुलन कीमत और संतुलन मात्रा पर प्रभाव पड़ता है, किसके कारण? आपूर्ति और मांग में परिवर्तन से। ठीक है, धन्यवाद। तो अब मैं आपसे फिर आखिरी में एक अनुरोध करूंगा कि आप लोग जरूर अपने ऐसे दोस्तों से, ऐसे मित्रों के साथ, ऐसे परिचितों के साथ हमारे इस वीडियो को, हमारे इस चैनल को शेयर कीजिए जो कि NIOS या किसी और हिंदी बोर्ड से अर्थशास्त्र विषय पढ़ रहे हों। धन्यवाद।